हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 12 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर्सन बायशान का फैन लेकर कहता है ये मेरा है। सभी रेस्टोरेंट के लोग उस पे बिलीव करते हैं। बायशान कहती है तुम्हारा नहीं है, इसे मैंने माउंट जुनजी से लिया है। वो अपना फैन लेने की बहुत कोशिश करती है बट पर्सन अथॉरिटी में कंप्लेन करने की बात करता है। यान जी रोककर कहती है कंप्लेंट तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए, ये मेरे पुराने दोस्त का है, ये तुम्हारे एंसेस्टर का हो ही नहीं सकता। इसलिए जो लेडी कह रही है वो सही कह रही है। पर्सन मजाक उड़ाता है। यानजी कहती है अगर ये तुम्हारा है तो तुम्हें इसका यूज करना आता होगा। पर्सन हिचकिचा के भागने लगता है। तभी यानजी अपनी पार से फैन उड़ाकर बायशान को देकर कहती है इस फैन आर्टिफैक्ट से हम विंड और रेन को बुला सकते हैं। वो बायशान का हाथ आर्टिफैक्ट के साथ ऊपर करती है। बिजली कड़कती है। यानजी कहती है कुछ कहना नहीं चाहते। वो फ्रेंड जो कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे अगर पता चलेगा कि तुम जैसे सड़े हुए इंसान ने उसका आर्टिफैक्ट लेने की कोशिश की है तो वो तुम्हें कहीं ऐसी जगह भेजता है जहाँ से तुम यहाँ मॉडर्न रेम में वापस ही नहीं आ पाते। पर्सन माफी मांगते हुए भाग जाता है। यानजी बायशान से कहती है इस पेन को कहीं छुपा दो, किसी को इसे मत दिखाओ, ये मैजिकल आर्टिफैक्ट है इसलिए ये परेशानी और खड़ी करेगा। बायशान जैसे ही उस पेन से खेलने लगती है, यानजी को सीन के फ्लैशबैक याद आते हैं। वो कहती है तुम्हें देख के मुझे मेरे पुराने फ्रेंड की याद आ गई, बट वो लड़का था और तुम लड़की हो। बायशान पूछती है कि मैं लड़का जैसे दिखती हूँ। यानजी मना करके चली जाती है। बाहर गोल्डन टाइगर बैठा होता है। वो जैसे यानजी के पास जाने ही वाला होता है तभी बायशान आकर उसे फैन देकर कहती है ये तुम्हारे फ्रेंड का है ना, तो क्यों ना आप उसे खुद ही दे दे। यानजी पूछती है तुम मुझे क्यों दे रही हो। बायशान कहती है आप ही ने तो कहा था कि ये फैन मैजिकल आर्टिफैक्ट है और मैंने इसे ढूंढ लिया, मुझे इसका यूज करना नहीं आता। इस फैन के मायने आपकी जिंदगी में है तो क्यों ना आप इसे ही रख लें। थैंक यू जो आपने मेरी हेल्प की। यानजी कहते हैं उस पर्सन ने तुमसे फैन लेने की कोशिश की बट तुमने उसे नहीं दिया और अब। बायशान कहती है वो जबरदस्ती कर रहा था इसलिए मैंने उसे नहीं दिया बट मैं आपको मन से दे रही हूँ। यानजी एक्सेप्ट करके उसे थैंक्स कहकर कहती है ये सही नहीं है। बायशान कहती है अगर ये आपको सही नहीं लग रहा तो क्यों ना आप मुझे गिफ्ट दे दे। यानजी एग्री करती है। बायशान कहती है आपको डर नहीं कि मैं आपसे कुछ प्राइसलेस ट्रेजर न मांग लूं। यानजी कहती है तुम ऐसी इंसान तो नहीं हो, लेकिन अगर फिर भी तुम मांगोगी तो मैं जरूर दे दूंगी। बायशान उसे अपने साथ चलने को कहती है। दोनों चली जाती है। गोल्डन टाइगर सब देखकर सोचता है प्रिंसेस इस मॉडल को कैसे जानती है। रात में बायशान ये हुआ से कहती है तुम इतने दिनों से सो रहे हो, अभी 9th मंथ है, स्नेक आराम करने चले जाते हैं। वो हाथ को बार बार टैप करके कहती है तुम सो गई क्या। रात में वो ये हुआ को अपने साथ सुलाती है। यहाँ ये हुआ अपना ट्रीटमेंट कराता है। डॉक्टर कहता है आपकी इंजरी क्रिम्सन हेलफायर से नहीं है बल्कि येलो सीड हर्ब फार से हुई है। ये हुआ कहता है मैंने उसे गलती से छू लिया था। डॉक्टर के जाने के बाद लियांगसोंग पूछता है तुम सूजन की शादी से कुछ कहोगी क्या। ये हुआ मना करता है। लियांगसोंग कहता है काम की बात करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रिपोर्ट पढ़ी है। मर्मेड क्लैन ऑफ चांगसी हमेशा फादर को टेंशन देता है। वाटर किंग ऑफ चांगसी कमजोर है इसलिए वो ढंग से आर्मी को लीड भी नहीं कर सकता। तुम्हें वहाँ पर्सनली जाकर सब ट्रूप्स को लीड करके सब सेटल करना होगा। ये वो कहता है मुझे ये एक्सपेक्ट था और अब मैं वॉर में जाने के लिए भी तैयार हूँ। लियांगसोंग कहता है मर्मेड क्लैन का लीडर एक टाइम पे शिंकांग का सबसे भरोसेमंद इंसान था और अब वो गोस्ट लॉर्ड लीजिंग से नाखुश है। अगर उसे हैंडल नहीं किया तो वो और परेशानी का विषय बन जाएगा। एक और बात, ली युआन की मदर भी इसी क्लान से आती है। वो तो अच्छा हुआ हेवेनली लॉर्ड ने उस वक्त लीजुन की बात मान ली और लीजिंग को राजा बना दिया। अगर ली युआन राजा बनता तो आज परेशानी और बढ़ सकती थी। ये वो कहता है अगर ली युआन राजा बनता भी तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। शिंकांग के दोनों बच्चे रूल करने के लायक है ही नहीं। लियांगसोंग कहता है उनका तुमसे कैसे कंपैरिजन हो सकता है, तुम जन्म से ही राजा बने हो, तुमने कभी भी किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तभी ये हुआ को अपनी इंजरी देखकर बायशान के साथ बिता हुए पल याद आते हैं। लियांगसोंग कहता है मर्मेड क्लैन को सही टाइम के साथ हैंडल करना होगा। वाटर किंग ऑफ चांगसी ने हेल्प मांगी है हेवेनली लॉर्ड से ट्रूप्स को हैंडल करने के लिए। 4 सीज के खुद के वाटर किंग है। अगर हमने एकदम से ट्रूप्स वहाँ भेजे तो उन्हें लगेगा कि हम उनसे लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हमें कुछ अच्छा सोचना होगा। ये हुआ कहता है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा आप भी सोच रहे हैं ना। लियांगसोंग कहता है मैंने कुछ दिन तुम्हारी जगह ली, बस यही मैटर था जिसने दिमाग खराब कर दिया। चलो हम अब अपनी प्राइवेट बात करते हैं। ये हुआ पूछता है क्या। लियांगसोंग कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट चिंगचू की क्वीन बायशान से। अभी मैंने हेवेनली लॉर्ड को तुम्हारी शादी के बारे में डिस्कस करते हुए सुना। वहाँ सभी थे। आफ्टर ऑल वो फॉक्स किंग की इकलौती बेटी है इसलिए इसे ढंग से हैंडल करना जरूरी है। ये हुआ कहता है एंगेजमेंट अरेंज हो गई है तो शादी की इतनी जल्दी क्या है। लियांगसोंग कहता है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा कि फादर को इतनी जल्दी क्यों है। शायद जो सेकंड ब्रदर ने किया इसलिए उन्हें डर है कि अब कुछ गलत ना हो जाए और इससे वो चिंगचू को दोबारा ऑफेंड न कर दे। ये हुआ उठकर जाता है। लियांगसोंग पूछते कहाँ जा रहे हो। ये हुआ कहता है सीमिंग से बात करने। तभी वहाँ ये हुआ की कजन जियू आती है बट ये हुआ चला जाता है।
सीयू कहती है वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, कहीं सूजन सेकंड वाइफ बन रही है तो उसे हेवनली लॉर्ड से चुराने जा रहा है क्या। यांग सॉन्ग उसे फैन मारकर कहता है तुम ऐसा क्या कह सकती हो, तुम बहुत बदतमीज बनती जा रही हो। जैसे ही वो बाहर आता है सूजन सामने होती है। यांग सॉन्ग कहता है मैंने सुना हेवनली लॉर्ड तुमसे जल्दी शादी करने जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद तुम्हें मुझे ग्रीट करने की जरूरत नहीं। सूजन कहती है यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में कई सेकंड वाइफ है, भले ही मेरी शादी हो भी जाए तो भी मैं आपको ग्रीट करूंगी। तभी जियू सूजन को पकड़ के कहती है तुम अभी आई हो, ये हुआ कब का चला गया, क्या तुम सच में सेकंड वाइफ बनना चाहती हो, तुम बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आती हो, इवन हेवनली लॉर्ड भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, अगर तुम मना कर दोगी तो कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। सूजन कहती है किसी ने भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, बस मैं चाहती हूँ। जियू कहती है तो मेरे कजन को बहुत पसंद करती थी ना। सूजन कहती है आज के बाद ऐसी बातें मत करना, समझी। वो यांग सॉन्ग से कहती है मैं बस क्राउन प्रिंस की इंजरीज चेक करने आई थी, क्राउन प्रिंस यहाँ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। सूजन के जाने के बाद जियू कहती है तीजुन के अलावा मुझे कोई लायक ही नहीं लगता और कोई भी मुझे किसी से भी जबरदस्ती शादी करा ही नहीं सकता। यांग सॉन्ग जियू को फैन मारकर कहता है तीजुन के बारे में सोचना बंद करो, तुम यहाँ 9 हेवंस में किसी को भी देख सकती हो, तुम्हारा कजन ये हुआ तुम्हारे लिए डिसीजन लेगा, पर तीजुन को तुम लाइक नहीं कर सकती। जियू कहती है क्यों नहीं, डराना चाहते हो क्या। यांग सॉन्ग कहता है तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, बट याद रखना तीजुन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, भले ही तुम्हारे अंदर कितनी भी फीलिंग्स हो, वो कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जियू कहती है वो पत्थर तो नहीं है, फिर उसे फील नहीं होगा क्या। यांग सॉन्ग कहता है वो वाकई में पत्थर है, तुमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पढ़े हैं, वो शुरू से इमॉर्टल है, कहाँ से आया पता नहीं, इवन हेवनली फादर को भी नहीं पता, इसलिए हो सकता है वो पत्थर से जन्मा हो। जियू मुंह बनाकर कहती है डराना चाहते हो क्या, समझी, तुम्हें डर है कि कहीं मेरी वाकई में शादी तीजुन के साथ हो गई तो तुम्हें मुझे रैंक के हिसाब से ग्रीट करना होगा। वो हंसती है। यांग सॉन्ग कहता है मैं तुमसे वाकई में डरता हूँ। यहाँ ये हुआ सीमिंग से कहता है सियन और मोयुआन की बॉडी एक साथ गायब हो गई। सीमिंग एग्री करके कहता है सभी ने उन्हें पागलों की तरह ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट वो लोग नहीं मिले, इसलिए ये एक रूमर था। सियन और मोयुआन का रिलेशनशिप मास्टर और डिसिप्लिन का नहीं था। जब घोस्ट ट्राइब से लड़ाई हुई दोनों ने अपनी डेथ का नाटक किया और इनसेपरेबल लवर्स की तरह रहने लगे। ये हुआ कहता है इतनी बकवास हो कैसे सकता है। सिमिंग कहता है इसी बकवास के लिए तीजुन ने लिखवाया था कि दोनों प्राइवेट प्लेस चले गए हैं ताकि बेकार की गॉसिप ना हो। ये हुआ कहता है जैसा आपने कहा जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुनलुन सीन का आर्टिफैक्ट था, तो फिर वो मॉर्टल रेम में क्या कर रहा है। सिमिंग कहता है सीन का गायब होना अपने आप में एक मिस्ट्री है, अगर आप इसे और देखेंगे तो भी आपको इसके सही जवाब नहीं मिलेंगे। इवन कुनलुन माउंटेन की डिसिप्लिन तक को नहीं पता, शायद जब वॉर हुई तो सीएन ने इस आर्टिफैक्ट को मॉर्टल रेम में गिरा दिया हो। ये वो कहता है शायद ये पॉसिबल है। सिमिंग कहता है कि किस इंसान के पास फैन है। ये हुआ कहता है बस एक मॉर्टल है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ बायशान ये हुआ से कहती है अब तो 8 दिन भी हो गए, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, विंटर भी नहीं आई है, तुम अभी से सोने चले गए। ये हुआ उठता है। बायशान खुश होकर कहती है तुम उठ गए, मुझे लगा तुम अगले साल गर्मियों में उठोगे, देखो ये नई रजाई अच्छी है ना, मैं तुम्हारे उठने का वेट कर रही थी ताकि तुम्हें दिखा सको। ये हुआ कहता है बहुत ब्राइट है। बायशान कहती है भले ही ये चटकता कलर है बट मुझे इसका ब्राइट कलर बहुत पसंद आया, देखो मेरे रोज के कपड़े ये नॉर्मल और प्लेन है, कभी कभी चेंज करना अच्छा है ना। ये हुआ कहता है भले ही तुम इतनी प्रिटी नहीं दिखती बट तुम्हारे कपड़ों की चॉइस पूरी नहीं है। फीमेल इमॉर्टल जो कलरफुल सैटिन के कपड़े पहनती है उनसे ये प्लेन कपड़े बहुत बेस्ट दिखते हैं। फैन कहाँ है तुम्हारा, जब मैं गया कुछ हुआ क्या। बायशान कपड़े उतार के कहती है अभी 9th मंथ है, स्नेक ठंड में आराम करने चले जाते हैं। ये वो कहते हैं कपड़े उतारना बंद करो, तुम शादीशुदा औरत नहीं हो, इस तरह से कपड़े उतारना ठीक नहीं। बायशान कहती है काइंड औरत ने हमें ये रजाई दी है, अब हमें ठंड नहीं लगेगी, चलो सोते हैं। दोनों सोते हैं। रात में ये हुआ ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। बायशान उसके ऊपर सोती है। ये हुआ कहता है जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुनलुन एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है, तो मॉर्टल होकर उसे यूज नहीं कर पाती, अच्छा हुआ तुमने उसे खो दिया, परेशानी अब तुमसे दूर ही रहेगी। बायशान ये हुआ को और कस के पकड़ के सोती है। ये हुआ उसे देखकर स्माइल करता है। यहाँ फेंगजू टोकन ढूंढती है, तभी मीगू पूछता है टोकन। फेंगजू कहती है वो टोकन जिसपे सब पहचान ले कि वो चिंगचू की बायशान है, या फिर कुछ ऐसा जैसे लोग उन्हें समझकर रिस्पेक्ट दे। मीगू कहता है उनको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, माउंटेन के पूल में न्यूमिनस पर्ल मिलते हैं, उससे बेटर कुछ नहीं है जो ये प्रूव करे कि वो क्वीन है। फेंगजू मुंह बनाती है। मेगू कहता है आप आज अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, कई दिनों से आप लौटी भी नहीं हो और जैसे ही आप लौटी हो ढूंढने लग गई हो, कोई परेशानी है। फेंगजू मना करके कहती है फेवर है, एक लाइफ डेड है, किसी ने मेरी जान बचाई। मेगू घबराते हुए पूछता है क्या आप वाकई में डेंजर में थी, इंजर्ड हो, चलो मैं आंट को बताता हूँ, वो तुम्हारी साइड जरूर लेंगी। फेंगजू मना करके कहती है कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है लाइफ डेट का कर्ज छोटा मैटर नहीं है, इसलिए मुझे चिंगचू छोड़ के जाना होगा ताकि मैं काइंडनेस रिपे कर सकूं। जैसे ही वो जाती है मेगू कहता है फॉक्स किंग और बाइजन भी यहाँ है,
आप उनसे बिना मिले जा रही हो। फेंगजू कहती है जाना होगा, अगर उन्हें पता चल गया तो परेशानी और हो जाएगी। तुम उन्हें कुछ मत बताना, बस ये कहना कि मैं घूमने जा रही हूँ कुछ सालों के लिए। मीगू शौक होता है। फेंगजू कहती है ये आंट छोड़ के गई थी, इसका अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें बाद में ये दे देना। मीगू स्क्रोल देखता है। फेंगजू के जाने के बाद मीगू कहता है पता नहीं दीजुन कैसा इंसान होगा। यहाँ फॉक्स फैमिली बाइशान की चिंता करते हैं कि वो कई दिनों से टिकी नहीं है, कहीं वो प्राइवेट प्लेस तो नहीं चली गई। बाइसन कहता है आपको वाकई में लगता है, या फिर ये सांगजी को अवॉइड करने का एक्सक्यूज है। फॉक्स क्वीन कहती है बहुत अजीब लग रहा है, वो युआन की बॉडी है यहाँ, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। उसके मन में पेरेंट्स से ज्यादा मास्टर इम्पोर्टेंट है। बाइसन कहता है आप मोयुआन से जल रही हो। फॉक्स क्वीन कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे गिल्ट फील हो रहा है जब मैंने उसे कुनलुन माउंटेन भेजा। तभी जियान आकर फेंगजू के बारे में पूछता है। मीगू बताता है वो घूमने गई है, उन्होंने आप लोगों को चिंता करने के लिए मना किया है, वो कुछ सालों में वापस जरूर आ जाएंगी। बाइसन कहता है बिल्कुल बाइशान पे गई है, जब वो बहुत यंग थी उसने सभी को चिंता में डाल दिया। मीगू फेंगजू को दिया हुआ स्क्रोल देता है जो बाइशान छोड़ के गई। जियान स्क्रोल देखकर कहता है बुरा हुआ। सभी शॉक होते हैं। जियान कहता है स्क्रोल में बेल ऑफ ईस्ट टेम्पर को सील करने का मेथड के साथ ये भी लिखा है कि सील हर 70,000 में लिफ्ट होगी। अगर हम काउंट करें तो वो ये दिन है जब बाइशान पीस ट्री वुड छोड़ के गई। फॉक्स क्वीन कुछ एक्सप्लेन करो। जियान कहता है बाइशान बेल ऑफ ईस्ट टेम्पर को सील करने गई थी। बाइसन कहता है तभी सिस्टर पूछ रही थी कि अगर मैं गायब हो जाऊँ तो, और अगर शिंकांग सील नहीं हुआ होता तो दुनिया कैसी लगती। फॉक्स क्वीन कहती है मतलब वो सब जानती थी, फिर भी वो शिंकांग को सील करने चली गई, इसलिए वो गायब है। जियान कहता है हम बाइशान की पर्सनालिटी को अच्छे से जानते हैं, अगर वो किसी से रिवेंज लेगी तो कैसे लेगी, और वैसे भी वो मोयुआन की डिसिप्लिन थी, इसलिए वो शिंकांग को किसी भी कीमत पे बाहर आने देना नहीं चाहती थी ताकि दुनिया दोबारा खतरे में पड़े। वो रूशी रिवर गई होगी और ये स्क्रोल उसने इसलिए छोड़ा होगा ताकि अगर वो खत्म भी हो जाए तो ये बेल ऑफ सीलिंग टेक्निक खो न जाए, ताकि अगले 70,000 ईयर्स में दोबारा कोई इसे दोबारा सील कर ले। वो मरने को भी तैयार थी। फॉक्स क्वीन रोते हुए कहती है मरना चाहती थी वो, उसके पास ऐसा दिल आ कहाँ से जाता है, वो बार बार हमें छोड़ के चली कैसे जाती है। बाइसन कहता है वो कुनलुन माउंटेन की डिसिप्लिन है, उसे बस लोगों की चिंता है। फॉक्स क्वीन कहते हैं इन 70,000 ईयर्स में मुझे लगा वो गॉड बनने में अपनी रैंक बढ़ाएगी, अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करेगी, ताकि जब उस पे हेमिली ट्रायल आएंगे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसे पता था कि वो मास्टर का बदला लेने पहुंच जाएगी। हाई इमॉर्टल होते हुए भी वो शिंकांग का सामना कर कैसे सकती है। बाइसन कहता है मदर रो नहीं, कंडीशन जो भी हो, सिस्टर के पास आपके हाफ पावर है, चाहे कुछ भी हो वो खत्म तो नहीं होगी। फॉक्स क्वीन कहते हैं बाइशान मेरी इकलौती बेटी है, मुझे याद है वो कितनी फ्री थी जब वो छोटी थी, फिर भी मुझे उसे कुनलुन माउंटेन भेजना पड़ा। उसने वॉर का एक्सपीरियंस किया, मास्टर की बॉडी बचाने के लिए उसने अपने दिल से हर रोज खून भी निकाला, और अब 70,000 ईयर्स के बाद वो मास्टर का बदला लेने तक पहुंच गई। और रोते हुए कहती है गलती सारी मेरी है, मुझे उसे कुनलुन माउंटेन भेजना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसा तो नहीं होता। जियान कहता है मैं उसे कुनलुन माउंटेन ले गया था, मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे बच सकता हूँ। फॉक्सिंग कहता है ये बाइशान को सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, इनकी बातें दिल पे न ले। जियान कहता है मैं बातें बढ़ाना नहीं चाहता, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हमें बाइशान को सबसे पहले ढूंढना होगा। फॉक्स किंग फॉक्स क्वीन से कहता है बाइशान के पास तुम्हारी आधी पार है। 9 टेल फॉक्स क्लैन, फीनिक्स क्लैन और ड्रैगन क्लैन सभी पुराने गॉड है। अगर कोई मरेगा भी तो कुछ साइन दिखेगा, बट अभी तक कुछ ऐसा साइन नहीं दिखा, मतलब बाइशान अभी जिंदा है। बाइसन एग्री करके कहता है मदर सिचुएशन अभी इतनी सीरियस नहीं हुई है, शायद ऐसा मत सोचो, बाइशान जिंदा है, बस इतना ही काफी है। फॉक्स क्वीन रोते हुए कहती है गलती हमारी है जो हम उसे उसकी मर्जी से जीने देते हैं, उसे इतना सीरियस मैटर भी हमारे साथ डिस्कस नहीं किया, अब हम क्या करें। जियान कहता है सोचना बंद करो, क्यों ना हम लोग उसे ढूंढे। यहाँ फेंगजू बाहर ताइचन पैलेस पे बैठी होती है, तभी वहाँ चेंगयू आकर फेंगजू से कहती है तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी हो, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया। फेंगजू पूछती है तुम लड़की हो। चेंगयू कहती है तुम्हें कैसे पता। फेंगजू कहती है मेरी आंट भी लड़कों वाले कपड़े पहनती थी, मुझे अब आदत हो गई है। चेंगयू कहती है तुम्हारी आंट सेलेस्टियल पैलेस में कौन है। फेंगजू कहती है चिंगचू की क्वीन बाइशान। चेंगयू कहती है वो क्राउन प्रिंस की होने वाली वाइफ है, और तुम। फेंगजू अपना इंट्रोडक्शन देती है। चेंगयू कहती है तो तुम छोटी प्रिंसेस हो, तुम अपने बड़े लोगों के साथ आई हो, और वो लोग तुम्हारी आंट की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फेंगजू मना करके कहती है मैं कर्ज उतारने आई हूँ, तोंग और तीजू ने मेरी जिंदगी बचाई। चेंगयू हंस के कहती है तुम वाकई में इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारा हर वर्ड मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला गया, तो बताओ उन्होंने तुम्हें कैसे बचाया। फेंगजू कहती है अगर मैं बताती तो तुम मुझे अंदर ले जाओगी, 4 घंटे से ये दोनों गार्ड मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। चेंगयू कहती है मैं लेके चलती हूँ, अगर तुम किसी और डाइटी से मिली होती तो डिफिकल्ट होता, बट तुम मुझसे मिली हो, चलो। वो उसे अपने साथ ले जाती है।
चेंगयू सारी स्टोरी सुनकर कहती है, तो तुम यहाँ कर्ज उतारने आई हो? तीजुन के स्टेटस के हिसाब से उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम उनका कर्ज कैसे चुकाओगी? फेंगजू कहती है, दिनों रात काम करके, जब भी उन्हें जरूरत होगी मैं उनके साइड में रहूंगी। चेंगयू कहती है, तुम 3 तरीके से ताइचन पैलेस में रह सकती हो। पहला, तुम्हारी हाई रैंक होनी चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। दूसरा, तुम ताइचन पैलेस में शादी कर लो। फेंगजू घबरा के मना करती है। चेंगयू कहती है, मैं औरतों को समझती हूँ, तुम अभी नहीं कहना चाहती तो क्या, तुम जल्दी कहोगी। पर अब तीसरा मेथड ही तुम्हारे लिए सूटेबल है, तुम कर पाओगी, मेड बन पाओगी क्या? फेंगजू मेड बनकर चली जाती है। सीमिंग फेंगजू से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिंसेस? फेंगजू कहती है, अंदर जा रही हूँ। सीमिंग कहता है, ये ताइचन पैलेस है। फेंगजू कहती है, जानती हो अगर मैं अंदर खो भी गई तो भी मैं इस साइन को पहचान लूंगी, देखो। सीमिंग कहता है, बेवकूफी बंद करो, दीजुन इजी गोइंग पर्सन नहीं है, अगर उन्हें पता चला कि तुम ताइचन पैलेस में घुस रही हो तो वो तुम्हें बाहर निकलवा देंगे। फेंगजू पूछती है, क्या तीजुन ऐसे हैं? सीमिंग कहता है, सेलेस्टियल पैलेस में। कौन तीजुन को नहीं जानता, तीजुन ऐसे ही है, देखो मुझे, मैं भी उन्हें ऐसे ग्रीट करता हूँ। फेंगजू हंस के कहती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सीमिंग कहता है, मुझे आप इंटरेस्टिंग लगती हो। फेंगजू कहती है, मैंने एक टाइटी को ब्राइब किया, मुझे अंदर जाने दो, मैं ये चांस फेस करना नहीं चाहती। सीमिंग पूछता है, किसकी हिम्मत हुई बताओ। फेंगजू कहती है, मैं बताती हूँ, पर तुम किसी को मत बताना, रेडी चेंगयू? सीमिंग कहता है, आपको इंसान सिलेक्ट करना अच्छे से आता है, यहाँ सिर्फ चेंगयू ही है जो आपकी हेल्प कर सकती थी। फेंगजू कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो, वो बहुत प्रिटी और नाइस पर्सन है, इसलिए मैंने उनसे हेल्प मांगी। सीमिंग कहता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। चेंगयू मॉर्टल रेम से मॉर्टल बनी है, वो थर्ड प्रिंस लियांग सोंग का लव भी है। फेंगजू कहते हैं, तभी जो लोग पावर में होते हैं उनका प्रोटेक्शन होना जरूरी है। सीमिंग उसे ग्रीट करता है। फेंगजू कहती है, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती, मुझसे मिलने आना, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी। फेंगजू अंदर मेड बनकर चली जाती है। जीयू सब देखकर एक मेड को बुलाकर कहती है, ये सभी मेड है। मेड एग्री करती है। जीयू कहती है, दीजुन पैलेस में हर बार कोई नई मेड क्यों आती है, इससे तो ये हुआ बेटर है, स्टार लॉर्ड और जियायूनी उसके साथ रहते हैं, सभी मेल है। मेड कहती है, सभी मेड की सबसे लोएस्ट रैंक है, वो सिर्फ काम करेंगी, तीजुन के करीब नहीं जाएंगी। जीयू कहती है, सबसे प्रिटी मेड को यहाँ नहीं रखना, वरना यहाँ पैलेस में डिस्टरबेंस खड़ी करेगी वो। सभी मेड के साथ फेंगजू भी पहुँचती है। एक मेड उसका बेड दिखाकर कहती है, एक मेड ने यहाँ का रूल तोड़ा तो उसे लोअर रैंक में पहुँचा दिया। फेंगजू शॉक होकर बैठती है। तभी पीछे मेड बात करती है, इसे अभी लाया है, इतनी प्रिटी है, बट अगर ये दीजुन के लिए आई है ताकि अपनी रैंक बढ़ा सके तो इसे सबसे पूछना चाहिए था। यहाँ हर महीने कुछ मेड आती है और बाद में लोअर रैंक में पहुँचा दी जाती है। फेंगजू सब सुनकर देती है, मुझे यहाँ ज्यादा टाइम तक रहना होगा ताकि मैं कर्ज चुका सकूं, अच्छा काम करना होगा ताकि मैं नीचे रैंक में ना जाऊं। बाद में फेंगजू जैसे ये टी दीजुन को देने जाती है, जीयू उसे रोकते हुए कहती है, किसने कहा तुम्हें जाने को, तुम दीजुन को क्या समझती हो, वो पुराने दिनों का अर्थ और हेवन के रूलर थे, उन्होंने अपनी पोजीशन हेवनली लॉर्ड को भी दे दी, सेलेस्टियल पैलेस में सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन है। हेवनली लॉर्ड और क्राउन प्रिंस ये हुआ भी उन्हें ग्रीट करते हैं। तुम नई मेड उनके स्टडी में टी देने जा रही हो, तुम्हें रूल्स नहीं पता क्या? फेंगजू कहती है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतने रूल्स नहीं है। जीयू पूछती है, तुम कौन से एलियन से यहाँ आई हो? फेंगजू कहती है, चिंगचू के आसपास। जीयू पूछती है, वही बॉर्डर जो चिंगचू और सेलेस्टियल रेम के बीच आता है? वहाँ के लोगों में तमीज और पार है ही नहीं, इसलिए तुम्हें रूल्स नहीं पता। फेंगजू कहती है, तमीज? चिंगचू के कस्टम बहुत सिंपल होते हैं, हमारे पास ज्यादा रूलर नहीं होते जैसे सेलेस्टियल रेम में होते हैं, हम शांति से रहते हैं। जीयू कहते हैं, मतलब तुम रूल्स नहीं जानती, मैं मेड से ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? तभी वो एक और मेड को बुलाकर कहते हैं, इस मेड को यहाँ के रूल्स नहीं पता, इसे दीजुन के सामने जाने मत देना, इसे यहाँ के रूल सिखाओ। फेंगजू कहती है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जीयू कहती है, क्योंकि मैं प्रिंसेस और तुम पैलेस मेड हो, लेकिन अगर तुम प्रिंसेस होती तो तुम्हें मेरी नहीं सुननी पड़ती है, बट तुम प्रिंसेस नहीं हो। जैसे ही फेंगजू कुछ कहने जाती है, दूसरी मेड कहती है, शट अप, ये क्राउन प्रिंस की कजन, ऐसे कैसे तुम बात कर सकती हो इनसे? फेंगजू मन में कहती है, क्राउन प्रिंस की कजन? वो तो मेरे आंट के होने वाले फ्यूचर हस्बैंड है, मतलब उसकी मुझसे भी हाई रैंक है। फादर और आंट ने मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करने सिखाया है, भले ही वो रिस्पेक्ट लायक हो या ना हो, बट वो प्रिंसेस है तो बड़ी है, अगर उन्होंने रूल्स को याद करने को कहा है तो मैं जरूर करूंगी। दूसरी मेड कहती है, प्रिंसेस ने सही कहा, तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता, मैंने तुम्हें एक बार कहा और तुम बातों में खो गए। फेंगजू एग्री करके कहती है, मुझे रूल सीखने होंगे। मेड कहती है, जो मेड काम करे उसे रूल्स की क्या जरूरत है, चलो मेरे साथ लॉन्ड्री रूम में काम करने। बाद में फेंगजू थक कर सोती है, वो अपने नाइन टेल को हिलाती है, तभी वहाँ चेंगयू आकर उसे मार के पूछती है, तुम दीजुन से मिली क्या? फेंगजू मना करके कहती है, मुझे और मारो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने अभी तक दीजुन को नहीं देखा, पर ये आंट की फ्यूचर हस्बैंड की कजन को देखा, उसने मुझे रूल्स को सीखने को भी कहा है। मौका देख के उन मेड ने मुझसे एक लेबर वाला काम भी करवा दिया। चेंगयू कहती है, क्या वो जीयू थी?
बट क्या उसने तुम्हें हार्ड रैंक दिया? फेंगजू कहती है वो छोटी लड़की क्या, उसकी तो मुझसे भी हाई रैंक है। चेंगी कहती है तो तुम कह रही हो अगर पुराने रिलेशन को देखा जाए तो मेरा थर्ड प्रिंस लियांग सोंग के साथ था, तो मैं जियो से बड़ी हुई ना, तो तुम मुझे दादी का घर बुलाओगी क्या? तुम इतना सीरियस क्यों सोचती है? ऐसा सोचो तुम्हारी आंट और क्राउन प्रिंस सेम रैंक में नहीं आते क्या? बहुत टाइम अकेले रहने के हिसाब से इमॉर्टल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार डरने की जरूरत नहीं, मत भूलना कि तुम प्रिंसेस हो। फेंगजू एग्री करके पूछती है तुम्हारे पास थर्ड प्रिंस के साथ क्या है? चेंगयू मना करके कहती है पास रिलेशनशिप था और कुछ नहीं, हम लोग कुछ टाइम से एक साथ थे और हम अलग होकर भी अच्छा कर रहे हैं। फेंगजू कहती है ओह अच्छा, हमारे नाइन टेल फॉक्स क्लान में अगर हमने किसी के साथ होने का मन बना लिया तो हम पूरी जिंदगी उसी के साथ रहते हैं। चेंगी पूछते तो तुम्हारी आंट ने सेकंड प्रिंस से शादी कैंसिल करके क्राउन प्रिंस के साथ अरेंज कैसे कर दी? फेंगजू कहती है वो तो कभी सेकंड प्रिंस से मिली ही नहीं। मेरे वाइजन अंकल ने कहा था हमारे क्लान में सभी के लव अच्छे हैं, जो भी चैलेंजेस बचे हैं वो सभी आंट के खाते में आ गए हैं। बट उन्होंने ये भी कहा था कि हेवन में मेरी आंट को सबसे खूबसूरत बनाया है, उनकी लव लाइफ में ट्विस्ट और टर्न जरूर आएंगे, नहीं तो ऐसा फेयर नहीं होता कि सबको चुने इतनी आसानी से मिल जाए। चेंगयू कहती है जैसा तुम कह रही हो उससे मैं भी वेट नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारी आंट कब सेलेस्टियल पैलेस में आए, मैं भी तो देखूं कि वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्यूटी दिखती कैसी है। फेंगजू अपने 19 हिला के कहती है मेरी आंट बहुत ब्यूटीफुल है। वो हंसती है, तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।